नमस्कार छात्रों, आज हम सुनो किशोरी इस पाठ का अगला जो परिच्छेद है उससे देखेंगे। ध्यान से सुनिए। पिछली तासिका में हमें लेखिका ने ये समझाने का प्रयत्न किया था कि पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी मूल्य और हमारे मूल्य यानी हमारी भारतीय संस्कृति की मूल्य, इसमें क्या फ़र्क है ये हमने देखा। तो लेखिका ये बताना चाहती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति के नए मूल्यों का निर्माण हमें करना है। तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना है, यानी जो प्रगति की ओर ले जाने वाली हमारी सोच है, हमारे विचार है, उसे हमें क्या करना है, इस धरती पर टिकाना है। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यानी धरती पर हमें अगर ज्ञान विज्ञान को टिकाना है तो उसके लिए हमें अपना सामर्थ्य, अपनी सीमाओं को पगडंडी पर क्या करना है, हमें आगे ले जाना है। ये पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देती है। यानी आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, साहस को साहस से आगे बढ़ना है, तभी क्या हो सकती है, नई चौड़ी राह खुल सकती है। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्त को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी लेखिका ने अपनी बेटी को रचना के बारे में बताया है कि सुगंधा, तुम क्या करो, तुम्हारी जो ये सहेली है रचना, उसे समझाओ कि क्रांति की बातें, बड़ी बड़ी बातें जो हम क्रांति की करते हैं ना, परिवर्तन की, बदलाव की, वो करना आसान है, लेकिन प्रत्यक्ष कृति से जब हम करते हैं तो वो बहुत क्या है, मुश्किल है। इससे झटके लग सकते हैं। इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और क्या हो सकता है, यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। और तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम प्रथम वर्ष में हो, और तुम्हें क्या हो रहा है, अपने सहपाठी के साथ तुम प्रेम जता रही हो, या उसके प्रति तुम्हें क्या है, आकर्षण है। उम्र क्या है तुम्हारी, अभी प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही तुम अभी पढ़ रही हो, और इतना बड़ा कदम तुमने उठाया है। अगर तुम थोड़ा सा सोचो तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि ये जो तुम कर रही हो बिल्कुल क्या है, गलत है, नासमझी है। हाँ, जरूरी हो तो तुम क्या करो, सोच समझ कर उस लड़के के साथ अपनी दोस्ती आगे बढ़ाओ, ऐसा वो कहती है। अब आगे देखो। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों, कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। देखो, यहाँ पर लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से आप जैसे सारे किशोरवयीन या युवा अवस्था में आए हुए लड़के और लड़कियों को ये संदेश दिया है, क्योंकि यही जो उम्र होती है वो बिगड़ने की उम्र होती है। और यही लेखिका ने बताया है कि यहाँ पर इस अवस्था में आपको क्या करना है, प्रेम में या प्यार में या जो आकर्षण होता है उसमें नहीं पड़ना है। हाँ, दोस्ती बढ़ाओ,
कॉलेज पूरा होने तक दोस्ती, एक दूसरों के साथ दोस्ती या दोस्ती के साथ रहो, तभी आपके समझ में आ जाएगा कि तुम में क्या कमी है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हारी सोच कैसी है। इन सारी बातों का तुम्हें अंदाज़ा आ जाता है। और ये जो तुम्हारे 3 साल है बीत जाते हैं, तो उस समय तुम्हें एक दूसरों में जो खूबियाँ हैं, एक दूसरे में जो कमियाँ हैं, वो समझ में आती हैं। और जब तुम सारे इन कमियों को, गलतियों को एक साथ, एक साथ स्वीकार करते हो, अपनाते हो, तो स्थिति में की गई यह कथित क्रांति तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगी और न ही असफल। अब आगे देखो, मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरों के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा सा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। बिल्कुल सही बात कही है कि क्या बताया है कि रचना उसके दोस्त के साथ जो कुछ भी उसका चल रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, स्वयं को तैयार करना चाहिए। अधूरी पढ़ाई छोड़ के बीच में ही शादी का निर्णय लेना, ये तो बेवकूफ़ है। कई ऐसे लड़के लड़कियां होते हैं जो भाग कर जाते हैं, शादी करते हैं। कितनी उम्र होती है? नाबालिग उम्र होती है उनकी, बिल्कुल भी उन्हें सोच नहीं होती, और ऐसी अवस्था में वो निर्णय लेते हैं शादी करने का, तो ये क्या होती है? बेवकूफ़ी होती है, मूर्खता होती है, ये कोई क्रांति नहीं होती। तो लेखिका यहाँ पर क्या कहती है? ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। एक तो पढ़ाई भी अधूरी रह जाएगी, क्या करेंगे आप? तो ये असफल हो सकता है। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। ये तो ज़िंदगी का अहम फैसला है, ये तो हमारी ज़िंदगी का अहम फैसला होता है। और ऐसे अहम फैसले में अगर हमारा पैर फिसल जाता है तो हमारी बर्बादी निश्चित है। तो इसीलिए ठीक है, ये उम्र ही ऐसी होती है एक दूसरों के प्रति आकर्षित होने की, लेकिन फिर भी उसे अपने आप को समझाना चाहिए। तो अधूरी उम्र है, ना ही इसमें करियर की दिशा दिख रही है कोई। अगर प्रथम वर्ष में आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसी बीच में अगर आप शादी करने का निर्णय ले, आगे जाकर करेंगे क्या? करियर क्या होगा? कैसे पैसे मिलेंगे? जीवन कैसे बीतेगा? इन सभी के बारे में क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, ऐसा लेखिका यहाँ पर बताती है। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। यानी लेखिका क्या बता रहे हैं अपनी बेटी को? ठीक है, रचना का ये जो निर्णय है वो मूर्खता है, लेकिन तुम्हें उसके साथ रहना है और उसे क्या सही है, क्या गलत है, क्या तुम्हारे हित में है, क्या अहित है, ये समझाने के लिए उसे उसके मामले में तुम्हें दखल देनी ही चाहिए, यानी हस्तक्षेप तुम्हें उसमें करना ही चाहिए। पर आगे देखो, पर रचना को इसके लिए दोष देने की, उसकी भत्सना करने से भी बात नहीं बनेगी, बिगड़ जरूर सकती है। यानी वो ही पागल है, वो ही दोषी है, उसी का कसूर है, ऐसा अगर तुम कहोगी। लेखिका की माँ लेखिका अपनी बेटी को समझा रही है कि अगर तुम कहोगी कि रचना ही इसके लिए दोषी है और तुम उसका तिरस्कार करोगी या उसके साथ नहीं रहोगी, तो क्या हो सकता है? और भी बात बिगड़ सकती है। कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगी। कन्नी काटना यानी निकल जाना। इसीलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। यानी अगर तुम उसे समझाने का प्रयत्न करोगी तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है, उसे तुम्हारी बात बुरी लगेगी। लेखिका अपनी बेटी को बताए, तो तुम्हें सोच समझकर उसके साथ बात करनी है,
सूझबूझ के साथ तुम्हें बात करनी है, उस बात को संभालना है, ताकि वो भी उस बात पर विचार करे, सोचे कि मेरा ये जो कदम है वो बिल्कुल गलत है, मेरी जो सहेली है वो जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऐसी सोच उसके मन में, ऐसे विचार उसके मन में आने चाहिए। ऐसे संभाल कर तुम्हें सुगंधा क्या करना है, अपनी सहेली रचना के साथ बातें करनी। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है, या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। यानी कई बार ऐसा होता है, ये जो अधेड़ उम्र, अधूरी उम्र जिसे हम कहते हैं ना पक्की, जैसे जैसा कच्चा आम, पका हुआ आम समय के अनुसार होता है। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयत्न किया है कि ये जो रचना के पैर फिसल गया है, या रचना ने जो कदम उठाया है अधूरी उम्र में, प्रथम वर्ष की पढ़ाई है, पढ़ाई भी पूरी नहीं है, तो इसमें केवल रचना दोषी नहीं है, तो वो लड़का भी दोषी है, उसी के साथ साथ ना समझी उनकी जो उम्र है वो भी है, उसके संस्कार है, उसके परिवेश है, मतलब उसके संभल कर चलने के संस्कार शायद उसे नहीं मिले होंगे उसके माँ बाप से, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा लेखिका बता रही हैं। तो इस अवस्था में ये जो कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में हम जो मूर्खता करते हैं ना, और आगे जाकर क्या करना पड़ता है, हमें पछतावा करना पड़ता है। तो पछतावे से पहले ही हमें सही राह मिले, अच्छा मार्गदर्शन मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, तो हम सुधर सकते हैं। यानी जो हमारा पैर फिसलने वाला है वो हम बच सकते हैं। और कई बार क्या होता है, पछतावा होता है, और जब पछतावा होता है तब समय गुजर चुका होता है, यानी पानी सिर से गुजर चुका होता है, उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आगे देखो, इस अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार के कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा, उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। लेखिका अपनी बेटी सुगंधा को क्या समझा रही है कि तुम थोड़ा सा रचना की तरफ से सोचो कि ये जो रचना है अल्लड़ उम्र में अपने परिवार स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर। आज हम देखते हैं कि कई लड़कियां कि मुझे आज़ादी चाहिए, मैं घर के माँ बाप का नहीं सुनूंगी, मेरी अपनी सोच है, मेरे अपने विचार है, क्या सही है क्या गलत है सब कुछ मेरे समझ में आता है। ऐसा बहुत लड़कियां हैं जो ऐसा सोचती है, लेकिन ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे माँ बाप है कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते, हमारा अच्छा ही सोचते हैं, और हमेशा जीवन में आगे बढ़ना है तो जो सही बात है, जो माँ बाप हमें समझाते हैं उसे अवश्य सुनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जिन बच्चों को घर से प्यार नहीं मिलता, माँ बाप का प्यार नहीं, आज की संस्कृति हम देखते हैं कि माँ बाप भी काम पर जाते हैं, बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो ये लड़कियाँ क्या करती है कि जो अपना दोस्त होता है उसी के साथ बातें शेयर करती है, उसी के साथ जो हमारा दुख दर्द है उसे बांटती है, और आगे जाकर उन दोनों की दोस्ती का रूपांतर किस में होता है, प्यार में होता है। तो लेखिका सुगंधा को पहले ये बता रही कि तुम उसे देखो कि
वो कैसे परिवार की है, घर में उसके घर का माहौल कैसा है। कहीं ऐसा न हो कि उसके घर से उसे प्यार नहीं मिला हो और इस लड़के के प्यार में या उसके प्रति वो आकर्षित हो गई है। तो क्या करना है, ये सारा तुम्हें सावधानी से काम लेना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आगे जाकर तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। अब आगे देखो, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो, यानी उसके परिवार का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। यानी परिवार के साथ उसका बिल्कुल भी नहीं जमता है या उसका परिवार के साथ वो पूरी तरह से कटी हुई है, तो तुम्हें क्या करना है, उसे जोड़ने का काम करना है। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वो अपनी माँ को पत्र लिखे, अपने घर की भाई बहनों को बातों में रुचि ले। यानी तुम जैसे मेरे साथ एक दोस्त की तरह, एक सहेली की तरह तुम माँ होकर भी तुम पत्र लिखती हो ना, बिल्कुल उसी तरह उसे भी समझाओ। तुम भी अपनी माँ को क्या करो, पत्र लिखो और अपने घर परिवार में जो अपने भाई बहन हैं उनके साथ हमेशा बातें करती रहो। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करें और उनसे सलाह लें। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। यानी अगर वो अपनी माँ के साथ ऐसी खुली बात नहीं कर सकती तो घर में जो बड़ी बहन है, भाभी हैं, उनके साथ बात करें। यह भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। यानी परिवार वालों के साथ नहीं जमती है तो अपनी सहेली के साथ वो अपनी बातें शेयर करें। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। नहीं तो तुम तो हो ही, यानी वो नहीं कर सकती तो तुम तो उसके साथ बात कर सकती हो। ऐसे समय वो तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। यानी लेखिका अपने बेटी को क्या कहती है, अगर वो तुम्हारे साथ इस बात को लेकर झगड़ा करे या तुम्हारे साथ बात भी न करे, फिर भी तुम्हें क्या करना है, उसकी वर्तमान मनोदशा को देखना है। भली बुरी बातें कहती है तो उसकी तरफ तुम्हें ध्यान नहीं देना है। उसका मूड देखकर क्या करो, उसे प्यार के साथ उसे समझाओ। ठीक है, आज हम यहाँ तक देखेंगे। कल की तासिका में हम अगला परिच्छेद देखेंगे। धन्यवाद।